कौन से शोरूम में चोरी हुई थी आपके? मेरे इनिशियल फर्स्ट शोरूम में चोरी हुई थी, जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था रोहिणी में। मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने इतने सारे बिजनेसेस कर लिए हैं कि मेरी ज़िंदगी ना बड़ी एक स्टोरी बन गई है। तो मैंने डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया, चांदनी चौक में एक दुकान खोली और यहीं चांदनी चौक में दरीबे में और किनारी बाजार से सामान बनवाया और धीरे धीरे लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने बॉम्बे में बांद्रा में ना एक लिंकिंग रोड है, आप सबको पता ही है, लिंकिंग रोड पे एक छोटा सा होटल था, कदम रेसिडेंसी। उस होटल में मैंने 45 दिन के लिए कमरा ले लिया और एक ऑटो वाले को फिक्स कर दिया कि 300 रुपये मैं तेरे को दूंगा डेली के और तू सुबह से शाम तक मेरे साथ रहेगा। अब कोई भी कॉम्पिटिटर अपने बारे में तो बताएगा नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि मैं ज्वेलरी किससे बनवाऊं, तो लोग मना कर देते थे। और इन्वेस्टमेंट हमने बहुत बड़ी नहीं की, छोटे सा सेटअप बनाया, उसमें हमने कारीगर रखे, हमने एक पेंडेंट बनाया, उस पेंडेंट में हमने एक स्टोन लगा के उसके पीछे एक लाइट बल्ब लगाया और एक स्विच लगाया। वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे ही वो कोई लेडी उस नेकलेस को पहनती थी तो वो स्विच ऑन करके रात को जलता था तो बड़ी ट्रांसलूसेंट सी लाइट उसके अंदर से आती थी। पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने एग्जीबिशंस लगाई, बिहार में पटना में हमने 4 साल एग्जीबिशन की, वाराणसी में की। तो मेरे को फिर सबने बेवकूफ़ बताया, पापा बहुत गुस्सा हो गए कि तेरे को और कुछ काम नहीं है, तू बस दुकान खोलता रहे, बंद करता रहे। मैंने 300 कस्टमर्स को मना कर दिया, उनके सामने गया कि भैया मैंने काम बंद कर दिया, या तो मेरी जो थोड़ी मोटी उधार उन पे पास थी कि या तो मेरे वो पैसे दे दो भैया, अगर वो नहीं दे सकते तो मेरा सामान वापस दे दो, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना डायमंड ज्वेलरी। कि लोग ना काम करते हैं तो उनकी जर्नी होती है 9 to 5 या 11 to 9 वाली। अब उसमें वो 20 साल की जर्नी में 20 साल ही सीखते हैं। मैंने फिर SOPs बनाने शुरू किए, कुछ लिखना शुरू किया। मैंने एक बाइबल लिख दी पूरी 150 पेज की पिछले 2 साल में कि एक ज्वेलर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे फादर तो जब शुरू में कहते थे मुझे, तो मुझे समझाते थे तीसरे साल से अगर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो तुम समझो तुम्हारी मेहनत कामयाब होगी। सर मैं अगर आपको अपनी पुरानी हैबिट्स बताऊं, या मेरे को जो लगता है 80% ऑफ द बिजनेसमैन जो है वो कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो क्या कमा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं करते। और जो कंपनी आपकी श्योरिटी दे रही है कि भाई लॉस हम देख रहे हैं, तो बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंचाइजी लोग बहुत ले लेते हैं, फिर उनका खर्चा निकलता नहीं है, फिर वो 2 साल बाद बंद कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं और फ्रेंचाइजी को ब्लेम करते हैं। जहाँ स्क्रैच से स्कूटर की जर्नी से हम लोग मर्सिडीज तक पहुंच गए हैं। इंजीनियरिंग करते हुए भी ना एक ड्रीम होता था कि हम होंडा सिटी लेंगे। तो मुझे भी याद है, मैं जब कॉलेज में था तो लाख रुपए की सैलरी बहुत होती थी। बट अभी ना लैब ग्रोन डायमंड जब से आए हैं जी, तो डायमंड की मार्केट तो मेरे को जो दिखता है पिट गई है एक तरीके से। ना नेचुरल डायमंड पिटने वाला, ना लैब ग्रोन डायमंड अभी तो दोनों पिट गए, दोनों के रेट टूट गए। तो अगर सिर्फ कार्बन डेटिंग हटा दें तो नेचुरल डायमंड में और लैब ग्रोन डायमंड में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस, कोई लस्टर में फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी सदा के लिए, ये भी सदा के लिए। जी बिल्कुल, दोनों सदा के लिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे गिफ्ट किया जॉन कैनेडी की वाइफ को, क्या नाम है? हाँ। मुझे क्या पता वाइफ का नाम है। हाँ मतलब मैं वाइफ के नाम नहीं देता, मुझे आपकी वाइफ का नहीं पता। तो 2 महीने के ब्याज में मुझे आज वो डायमंड मिल रहा है। बिल्कुल ठीक तो 15 लाख अपने पास ही रखो और उसको इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में। हाँ वो तो हम सिखाते हैं खैर। तभी मैं आपके साथ गोल्ड में भी कर लो यार, गोल्ड में कर लो, 10% तो वही आ जाएगा। So, hello everyone, welcome to the Go Self-Made Show। well, इस शो पर हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन लोगों ने अपना सफर जीरो से शुरू किया था एंड आज डेफिनेटली वो लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर एक हीरो बन चुके हैं। तो ये जीरो से लेकर हीरो तक का सफर होता कैसे है, बीच में क्या स्ट्रगल्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से आपको क्या सीखने को मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ मेड कैसे बन सकते हो। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो रियल लाइफ में एक सेल्फ मेड मिलियनेयर है, जिनकी कंपनी का टर्नओवर अब ऑलमोस्ट 100 करोड़ पार करने वाला है, और ये 100 करोड़ तक के टर्नओवर तक का पहुंचने का जो भी सफर रहा है वो आपको सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज की डेट में वो अपने साथ और भी एंटरप्रेन्योर्स को लेकर चल रहे हैं। सो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट भी कर रही हो, सीखने को मिलने वाला है। और शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर सुमित गर्ग। सुमित जी आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू मिस्टर पुष्कर। सो मैं सुमित जी का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। सुमित जी बेसिकली एक ज्वेलर है, 2 ज्वेलरी ब्रांड चला रहे हैं, एक डेली डायमंड्स और दूसरा हाउस ऑफ रिंग्स। सो आप देखते हो कि मुझे कई सारी ज्वेलरी पहने हुए, तो भाई साहब की देन है वो। पॉइंट नंबर 2 कि इनकी जो जर्नी है, ये जब से मैं इनसे ज्वेलरी ले रहा हूँ तो मैं इन्हें ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ और मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगती है इनकी जर्नी, क्योंकि एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल बिजनेस को इन्होंने बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है और उसके अंदर प्रॉफिट भी बना रहे हैं, लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं और लोगों को ऐसी ज्वेलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो ना सिर्फ फैशनेबल है बल्कि अफोर्डेबल भी है। राइट। सो ये सब अब सर की जर्नी से आपको सीखने को मिलेगा। सो सुमित जी, सबसे पहले तो लोग, अभी कई सारे लोग आपको नहीं जानते, आपके परिवार के, आपके आसपास के और आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको जरूर जानते हैं, बट वो भी आपकी जर्नी नहीं जानते। राइट राइट राइट। सो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे पता है।
सो लोग भी आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, तो कहाँ से शुरुआत करी आप? पुष्कर जी, जर्नी ना बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। और लोगों की जिंदगी ना जनरली, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, उनकी जर्नी ना बड़ी स्टैग्नेंट होती है। मतलब 80% ऑफ द पीपल की, कि वो उन्होंने कोई भी एक काम शुरू किया और वो उसी काम को अपना करियर बना लेते हैं। 9 to 5 कह लो या 11 to 9 कह लो, कोई भी, चाहे वो जॉब है, दुकानदारी है या बिजनेस है या कोई भी काम कर रहा है, उसकी लाइफ लॉन्ग वही बिजनेस चलता रहता है। मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए हैं और मैंने इतने सारे बिजनेसेस कर लिए हैं, फ्रॉम ज्वेलरी और फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, कि मेरी जिंदगी ना बड़ी एक स्टोरी बन गई है। 2002 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे बड़ा क्रेज था इंजीनियरिंग या मेडिकल का। तो मेरी फैमिली भी बड़े फोर्स किया मुझे कि आपको कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग या टेक्निकल एजुकेशन लेनी है। तो ठीक है, जहाँ एडमिशन मिला मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। लेकिन वो इतनी बोरिंग और इतना ही नॉन इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ अपना बिजनेस अपने लिए करना था और मुझे ऐसा नहीं करना था कि मैं किसी के अंडर जॉब कर रहा हूँ। तो वो एक किक थी जो मुझे रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से मिली थी। एक छोटी सी बुक है, बड़ी फेमस बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की, लेकिन एग्जैक्टली मुझे उसी बुक से एक किक मिली थी कि आई वुड बी ए बिजनेसमैन एंड नॉट बी डूइंग जॉब एनीवेयर इन एनी इंडस्ट्री। तो वो मुझे करना ही था, लेकिन अब फैमिली से प्रेशर था तो इंजीनियरिंग कर ली। अब ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया अपने फादर के साथ बैठना, क्योंकि आपका एंट्री लेवल जो बिजनेस का होता है ना, वो बहुत इजी और बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए वो रास्ता, जब आप अपने फैमिली बिजनेस में एंटर करते हो, क्योंकि आपके पास एक बेस बना हुआ होता है। मेरे फादर जो है वो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करते थे उस टाइम पे, और उनको डायमंड्स का या पोलकीज का या कुंदन का जो इंट्रिकेट ज्वेलरी होती थी, उन सब चीज़ों के बारे में ना तो उतना चलन था, ना ही उतनी नॉलेज थी। तो मैंने आने के बाद कुछ शुरू किया कि मैं कुछ अलग करता हूँ। तो मैंने डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया, चांदनी चौक में एक दुकान खोली और यहीं चांदनी चौक में दरीबे में और किनारी बाजार से सामान बनवाया और धीरे धीरे लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत छोटे लेवल से, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से एक स्मॉल सा बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप टाइप का। अब वो बिजनेस ठीक ठाक चल गया, वो ठीक ठाक चल रहा था। अब वो फायर इन द बेली, और एक नेचर ऐसी थी कि पैशनेट बिजनेस करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना था कि जो ठीक ठाक चल रहा है वही चलता रहे। तो 2011 में मैंने उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की सोची। फॉर्मल ट्रेनिंग मतलब कोई मैंने कोर्स नहीं किया, मैं बॉम्बे गया। मैंने बॉम्बे में बांद्रा में ना एक लिंकिंग रोड है, आप सबको पता ही है, लिंकिंग रोड पे एक छोटा सा होटल था, कदम रेसिडेंसी। उस होटल में मैंने 45 दिन के लिए कमरा ले लिया और एक ऑटो वाले को फिक्स कर दिया कि 300 रुपये मैं तेरे को दूंगा डेली के, और तू सुबह से शाम तक मेरे साथ रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपको शायद सुन के मजा आएगा। और हमने ऐसे ही शुरुआत की अपने बिजनेस की। तो अब मैं डेली सुबह निकल जाता था डायमंड्स की खोज में, कि मेरे को डायमंड सीखने कैसे हैं, कहाँ से खरीदने हैं, कहाँ बेचने हैं, उनकी इंटीग्रिटीज क्या हैं। और ऐसे ही ज्वेलरी बनवाना भी एक बहुत बड़ी कला है। लोग जो हैं वो कभी भी कमोडिटी नहीं खरीदते, या कमोडिटी खरीदते हैं तो उसमें से आप बिजनेस में पैसा नहीं बना सकते। लोग हमेशा या तो स्टोरीज खरीदते हैं, या वो रिलेशंस खरीदते हैं, या मुझे लगता है कि डिजाइन्स खरीदते हैं, या कोई फैशन खरीदते हैं। तो जब मैं पहले काम कर रहा था तो उसमें हम कमोडिटी बेच रहे थे। हमने गोल्ड लिया, डायमंड लिया, उनको असेंबल किया, ठीक ठाक सी ज्वेलरी बनाई, बेच दी। तो उसमें हम लिमिटेड सा मार्जिन अर्न कर रहे थे। जब मैं बॉम्बे रहा और मैंने 45 दिन वहाँ रुक के बड़े तरीकों से, कुछ कुछ डिफरेंट वेज से मैंने फैक्ट्रीज ढूंढी। और मैं क्या करता था, मेरे को अब नई फैक्ट्रीज ढूंढनी है। अब उस टाइम पे गूगल पे सर्च करके, या गूगल माई बिजनेस और ये सब प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं ना, यूट्यूब था इतना, तो हमारे पास ऑफलाइन मेथड्स ही थे। अब कोई भी कॉम्पिटिटर अपने बारे में तो बताएगा नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि मैं ज्वेलरी किससे बनवाऊं, तो लोग मना कर देते थे कि भाई हमें नहीं पता। तो जो अच्छे ज्वेलर्स थे, मान लो बड़े ब्रांड से जो दिल्ली में काम कर रहे थे, अब मुझे जानना था कि वो ज्वेलरी कहाँ से बनवा रहे हैं। सो आई वाज नॉट हैविंग एनी सोर्स। तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कोरियर कंपनीज पकड़ी। मैंने उन कोरियर कंपनीज को ब्राइब किया लिटरली, और मतलब उनके लड़कों को, जो उनके लड़के होते थे, तो उनको ब्राइब करके मैंने पूछा कि तुम लोग इन ज्वेलर्स को सप्लाई जो हो रही है वो कहाँ से करवा रहे हो। तो वो मुझसे पैसे लेते थे कुछ भी, और मुझे एक फैक्ट्री दिखा देते थे कि मैं भैया यहाँ से ज्वेलरी लेके जाता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे ऐसे ही करता था, फिर मैं दूसरी फैक्ट्री पे जाता था। ऐसे करते करते मैंने मान लो 50 फैक्ट्री विजिट की। अब नाउ यू नीड टाइम एंड यू नो एक्सपेंसेस टू visit those factories, talk to them. You need confidence also, because those were all corporate structures and big factories. तो मैं उनमें गया। अब मैं छोटा ज्वेलर था, मेरे पास कोई खरीदने को इतना कुछ था नहीं, लेकिन मैं उनसे मिलता था, उनकी इंट्रिकेसी समझता था कि वो किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर रहे हैं, जिसकी डिजाइनिंग वो मतलब नॉन अटेनेबल थी। दिल्ली के ज्वेलर्स के लिए वो ऐसा नहीं था कि इजीली अचीवेबल थी। तो मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को समझा। अब समझने के बाद मुझे पता तो लग गया कि मुझे इन ABC ज्वेलरी फैक्ट्री से काम करना है, बट वो मेरे लिए अनअफोर्डेबल थे, क्योंकि उनकी ज्वेलरी की लेबर बहुत महंगी थी। उस लेबर से बनवा के अगर मैं दिल्ली के लोकली सप्लाई करता तो मैं बिजनेस को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने किसी के साथ टाई अप करके वहाँ पे एक फैक्ट्री डाल ली, उन्हीं के बीच में।
उन सब इंट्रिकेसीज को समझ के मैंने वहाँ पे एक फैक्ट्री डाली, और डायमंड खरीदने के लिए मैं जो बड़े साइट होल्डर्स थे, जो डायरेक्ट माइन होल्डर्स थे, उनसे मैंने डायमंड का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो अब सारा सेटअप बन गया मेरा। गोल्ड कहाँ से लेना है वो मुझे पता चल गया, डायमंड कहाँ से लेने वो पता चल गए, उनको मिला के अच्छी फैक्ट्री हमने अपनी बना ली खुद। हमारे पास 125 कारीगर थे इनिशियल सेटअप में, हमने But बड़ा गेम उसकी- खेला। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो किसने करी इनिशियली? इनिशियली वी वर 2 पार्टनर्स, ओके, और इन्वेस्टमेंट हमने बहुत बड़ी नहीं की। इन्हें छोटे सा सेटअप बनाया, उसमें हमने कारीगर रखे, और जो बेसिक मशीन्स रिक्वायर्ड थी वो हमने खरीद ली। और फिर हमने ये सोचा कि अगर हमारी लेबर की कॉस्ट से 600 रुपीज पर ग्राम थी और हमारी कॉस्ट 300 रुपये पड़ रही थी, तो बचे हुए 300 रुपये को हमने री इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फैक्ट्री की हम अपग्रेडेशन और डिजाइन की अपग्रेडेशन हम करते रहे। लगभग 3 साल 3.5 साल हमने फैक्ट्री चलाई। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मैं उसको लंबा नहीं चला पाया। बस उस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना किक दे दिया कि वी वर अहेड ऑफ द टाइम्स इन फैशन एंड डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी। हम लोगों ने प्रिंसेस की इनविजिबल ज्वेलरी बनाई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड ज्वेलरी ऐसी बनाई जिसमें हमने, मुझे याद है, हमने एक पेंडेंट बनाया, उस पेंडेंट में हमने एक स्टोन लगा के उसके पीछे एक लाइट बल्ब लगाया और एक स्विच लगाया। वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे ही वो कोई लेडी उस नेकलेस को पहनती थी तो वो स्विच ऑन करके रात को जलता था, तो बड़ी ट्रांसलूसेंट सी लाइट उसके अंदर से आती थी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग ज्वेलरी आप तभी बना सकते हो जब आपके पास एक पैशन हो और आपके पास उसको अचीव करने के लिए एक सेटअप हो। डिजाइन करना पेपर पे बहुत आसान है, बट उसको प्रैक्टिकली अचीव करना इज अ वेरी टफ टास्क। तो हमने उस तरह की ज्वेलरी बनाई, उसको मार्केट में लाए, हमने सप्लाई की। मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने एग्जीबिशंस लगाई। बिहार में, पटना में हमने 4 साल एग्जीबिशन की, वाराणसी में की, बॉम्बे में हमने एग्जीबिशन की, दिल्ली में की। तो इन एग्जीबिशंस के थ्रू हमें कस्टमर मिलते गए, तो हमारा नेटवर्क ग्रो होता गया। हमारे पास आज सब सिटीज में कस्टमर थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर वही पैशन अलग था, किक फिर नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, कि जो हम इतनी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी बना रहे हैं और उसको जब हम होलसेल कर रहे थे, तो उस होलसेल के बिजनेस में ना एक्चुअली होता क्या है कि वो बड़ा ना फाइनेंस टाइप का बिजनेस है। बेसिकली आपका ब्रांड भी नहीं बन रहा, क्योंकि ब्रांड भी नहीं बन रहा, कस्टमर्स भी नहीं जुड़ रहे। वो एक फाइनेंस बिजनेस मुझे लगता था कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ और क्रेडिट पे सामान बेच रहा हूँ और रॉ मटेरियल से सामान बनवा रहा हूँ, तो मेरे को आधा 1% का प्रॉफिट होता था। तो मुझे किक नहीं मिल रही थी कि ऐसे करते करते तो मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी और मेरे बच्चे कहेंगे पापा ये क्या करके गए हो चांदनी चौक, मुझे तो जाना नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको यार ठीक नहीं है ये। फिर मैंने ना, एक प्रीटो रूल होता है 80-20, आपने सुना होगा, तो मैंने वो रूल लगाया। 2018 की बात है, मैं अपने पीक पे था करियर के। चांदनी चौक में अच्छा नाम कमाया हमने, खूब एग्जीबिशंस में हम एक दिन में हमने बहुत अच्छी सेल्स की। मैं फिगर्स यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूंगा। 3 दिन की एग्जीबिशन होती थी, 3 दिन की एग्जीबिशन में हम लोग लगभग टॉप सेलिंग कंपनीज में से एक थे, और उसमें भी हम स्ट्रैटेजी लगाते थे। हम क्या करते थे, हमारा बूथ तो बहुत छोटा होता था, लेकिन ना हम जो बड़े बड़े सबसे बड़े बूथ थे, हम उनके बिल्कुल बराबर वाला स्पेस लेते थे। अब कहने को कोई भी वहां स्पेस नहीं लेगा, छोटा ज्वेलर, क्योंकि वो उनके बीच में दब जाएगा। लेकिन मेरे उन सब के साथ गोल्डन रिलेशंस थे। जो बड़े बूथ वाले थे वो गोल्ड ज्वेलर होते थे, मैं डायमंड ज्वेलरी में काम कर रहा था, तो उन गोल्ड ज्वेलरी वालों से मैंने रिलेशन अच्छे बनाए, जिसकी वजह से मुझे एक और वहां पे बेनिफिट मिला कि वहां पे जो भी कस्टमर निकलता था और उसको डायमंड ढूंढना होता था, तो वो मेरे पास अपने आप आ जाता था। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ कह लो आप इनको, या ट्रिक्स कह लो, जिन ट्रिक्स की वजह से हम लोग अहेड ऑफ द टाइम्स या अहेड ऑफ द मार्केट चलते रहे। अब 2018 में मैंने अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश की कि मैं अब बहुत टाइम हो गया मुझे बिजनेस करते हुए, लगभग 13-14 साल हो गए थे, तो मुझे क्या करना है लास्ट में। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास उस टाइम अराउंड 315 अच्छे कस्टमर्स थे जो लाइव चल रहे थे। डील तो हमने 2000 से ऊपर कस्टमर से किया, बट 315 कस्टमर्स वर लाइव कस्टमर्स से 2018। बट वो आपके होलसेल कस्टमर्स से B2B, Tier 3 Tier 4 सिटीज में, छोटे छोटे शहरों के, लखनऊ हो गया, इटावा हो गया, लखनऊ तो बड़ा शहर है, ज्वेलर्स को सप्लाई करते थे, गोरखपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, जंगीराबाद है, राजस्थान में कुछ छोटे शहर हो गए, इस तरह के शहरों से हम काम कर रहे थे। तो रोहतक, भिवानी, हिसार, करनाल, पानीपत, हनुमानगढ़, इस तरह के शहर थे। तो अब मेरे को ये लगा कि जब मैं कमोडिटी का ही बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, हमने फैशन भी डाला उसमें, डिजाइनिंग भी डाली, हमारी सेल्स भी अच्छी हुई, बट अल्टीमेटली वी वर डूइंग अगेन कमोडिटी, क्योंकि उसमें फैशन ओरिएंटेड ज्यादा सेल नहीं थी। तो मुझे लगा कि इतनी एक्सपर्टीज, डायमंड पे इतनी अच्छी पकड़, डिजाइन पे इतनी अच्छी पकड़, मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की, ये सब होने के बाद हमें मतलब बड़े कंज्यूमर टारगेट करने थे कि हम बड़ी मासिस तक पहुंच सकें। तो मुझे लगा कि मेरे को होलसेल छोड़ देनी चाहिए और मुझे रिटेल में आना चाहिए। अब होलसेल से रिटेल में आने का मतलब है कि लास्ट 14 साल की जर्नी को आप एकदम से बंद कर दोगे और फिर स्क्रैच से शुरू करोगे। तो मेरे को सबने बेवकूफ़ बताया। पापा बहुत गुस्सा हो गए कि तेरे को और कुछ काम नहीं है, तू बस दुकान खोलता रहे, बंद करता रहे। तो मैंने फिर ना एनालाइज किया और पापा के सामने एक रिपोर्ट रखी कि पापा मेरे पास ये 315 कस्टमर्स हैं, उसमें से 15 कस्टमर जो टॉप 15 क्लाइंट्स थे, दे वर गिविंग मी 80% ऑफ द सेल्स
एंड रेस्ट ऑफ द 300 क्लाइंट्स वर गिविंग मी 20% ऑफ द परीटो प्रिंसिपल परीटो प्रिंसिपल लगाया मैंने, सिंपल सा एक्सेल शीट में डाउनलोड करके 2 साल की सेल्स निकाल ली। मैंने 300 कस्टमर्स को मना कर दिया, उनके सामने गया कि भैया मैंने काम बंद कर दिया, या तो मेरी जो थोड़ी मोटी उधार उन पे पास थी कि या तो मेरे वो पैसे दे दो भैया, अगर वो नहीं दे सकते तो मेरा सामान वापस दे दो, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना डायमंड ज्वेलरी। थोड़े बहुत लॉस के बाद मेरा वो काम बंद हो गया, और उन 15 कस्टमर्स को मैंने डबल सर्व करना शुरू कर दिया। अगर महीने में वो मेरे पास एक बार आते थे तो मेरे एग्जीक्यूटिव उनके पास महीने में 2 बार जाने शुरू हो गए। राइट। तो मेरी सेल्स डिप नहीं हुई क्योंकि मैंने सर्विस 15 को ज्यादा दे दी, तो 20% जो क्लाइंट मेरे खत्म हुए थे, 20% सेल्स जो मैंने खत्म की थी वो मेरी एज इट इज रही। उसके साथ साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो मेरा धंधा चल रहा था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने साथ में ही एक छोटा रिटेल स्टोर खोल लिया 500 फुट का, एक मॉल के अंदर पीतमपुरा में। वहां से मुझे ये मेरा वहां से एम ये था कि मैं रिटेल करके देखूं क्या लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या मैं उनको सर्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि रिटेल में क्या होता है, जब आप एक रिलेशन बिल्ड करते हो ना, वो रिटेल में हमेशा के लिए बिल्ड हो जाता है, मतलब इट देन गोज अप टू द जनरेशंस। आज एक फैमिली आपके पास आ रही है, उनके बच्चे हमारे बच्चों के पास आ रहे हैं, इस तरह से एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि ज्वेलर जो है वो पुराने ही होने चाहिए, डॉक्टर रोड ज्वेलर। 10-15 क्लाइंट तो मैंने दे दिया आपको। हाँ बिल्कुल, आप तो मतलब अब फैमिली बन चुके हो, हमारा घर तक का आना जाना है, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, अब तो क्लाइंट्स में गिनती नहीं है आपकी। तो वहां से हमने रिटेल का एम लेके शुरू किया। रिटेल में हमें 2 साल में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। हमने एग्जीबिशंस लगाई जो यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में होती है, और वहां से हमारा एक छोटा सा कस्टमर बेस बन गया। उस कस्टमर बेस से हमने रिटेल शुरू की, और धीरे धीरे जब रिटेल हमारी इतनी अच्छी हो गई तो हमने होलसेल को पूरा बंद कर दिया। अब नाउ वी आर डूइंग ओनली रिटेल। रिटेल में हमको फिर एक बहुत बड़ा स्पेस मिल गया 3000 फुट का, तो हमने वहां एक्सपैंड कर लिया, और लास्ट ईयर हमने एक बड़ा ग्रैंड फ्लैगशिप स्टोर बना लिया। सो दिल्ली डायमंड्स इज नाउ हैविंग ओनली रिटेल बिजनेस, जिसमें एक फ्लैगशिप स्टोर है, जिसमें हमारे पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है, बहुत अच्छे डिजाइन्स हैं, उन डिजाइन्स को हम रिटेल कस्टमर्स को प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। मैंने पहले कोचिंग्स भी ली कुछ बिजनेस कोचेज के साथ जो बहुत रिनाउंड है इंडिया के, उन कोचिंग से मुझे अपने प्रोसेसेस को और ऑपरेशंस को ऑटो पायलट करने में बहुत हेल्प मिली। और फिर हमने कुछ सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ली, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली, बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एज यू ऑलवेज से। तो वो लर्निंग्स जब करते रहते हैं ना, तो हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपग्रेडेशन से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग मतलब रिटेल में भी अब जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला, हम 100 करोड़ तक जाने वाले हैं। तो इस तरह के नंबर्स को अचीव करना है कोई आसान नहीं है। तो हमने उस नंबर्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत अपग्रेडेशन की, लर्निंग्स की, और वो हुए भी। लेकिन अभी भी जैसे किक अभी भी नहीं मिल रही। अभी भी लग रहा है कि हम एक स्टोर चला रहे हैं, ठीक है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 100 से 200 पे पहुंच जाएंगे, 500 करोड़ की सेल्स पे पहुंच जाएंगे, बट हम मेरी एक्सपर्टीज का और एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट हम लोगों तक नहीं दे पा रहे। तो अब लोग, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लोग ना काम करते हैं तो उनकी जर्नी होती है 9 to 5 या 11 to 9 वाली। अब उसमें वो 20 साल की जर्नी में 20 साल ही सीखते हैं। अब मेरी जो जर्नी है, मैंने 20 साल में 40 साल का एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है। मतलब आई हैव ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो बनाने में भी और सामान को बेचने में भी, जब इतना आप ट्रैवल कर लेते हो, इतने वेल एजुकेटेड हो, वेल ट्रैवल्ड हो, वेल रेड हो, बहुत पढ़ता हूँ मैं, मेरी रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, तो बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता रहता हूँ। इतनी नॉलेज को मेरे को लगा कि मैं सिर्फ एक स्टोर चला के ज्वेलरी बना के लोगों को बेच रहा हूँ तो कोई मजा नहीं आ रहा। तो मेरे को लगा कि मैं अपनी एक्सपर्टीज से लोगों को ज्वेलर कैसे बना दूं कि लोग भी कमाएं, मैं भी कमाऊं, और एक नेटवर्क ग्रो हो जाए। अब उसमें क्या होता है ना, ज्वेलरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे आप भी कभी कभी ज्वेलरी लेने बैठते थे, जब आप पहली बार आए थे, तो आपने मेरे ख्याल से 2 घंटे बात की थी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे है, गोल्ड का रेट आपने कहाँ से निकाला, आपने मेकिंग चार्जेस क्यों लगा दिए, परसेंटेज कैसे है, डायमंड के रेट कैसे लगा रहे हो, क्वालिटी क्या। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक लेमैन के मन में चलते रहते हैं। तो ज्वेलर बनना तो बहुत मुश्किल काम है, जब एक लेमैन को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं ज्वेलरी खरीदूं कैसे। आदमी को लगता है पत्थर बेच के इसने मुझे लूट लिया, जैसे एक लेमैन ज्वेलर के पास जा रहा है। तो अब वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए ना, मैंने फिर SOPs बनाने शुरू किए, कुछ लिखना शुरू किया। मैंने एक बाइबल लिख दी पूरी 150 पेज की पिछले 2 साल में, कि एक ज्वेलर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब वो मैंने बुक लिख ली पूरी, तो मुझे लगा कि अब ना कुछ इसका सिस्टम बनाते हैं कि हम लोगों को बेनिफिट दिला सकें, और किसी को ज्वेलर बनना है तो वो बहुत इजीली बन सके, बहुत इजीली ऑपरेशंस को हैंडल कर सके, और बेनिफिट उठा सके, अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न अचीव कर सके। तो अब उसको करते करते हमने एक ब्रांड बनाया, हाउस ऑफ रिंग्स। अब हाउस ऑफ रिंग्स में हम क्या कर रहे हैं, हमने वो इन्वेंट्री की आइटम पकड़ी है जो सबसे ज्यादा बिकती है। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड माई रिसर्च फ्रॉम द नेशनल ज्वेलर्स, मैंने देखा कि रिंग जो है वो 35% ऑफ द सेल्स एंड 35% ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट है।
और हमारे पास 8-10 जगह भी है अंगूठी पहनने के लिए। हम नेकलेस, कोई भी लेडी है नेकलेस तो वो एक ही पहन सकती है, इयररिंग्स वो एक पेयर ही पहन सकती है, बट अंगूठियां वो एक साथ 8 तो पहन ही सकती है और पहन भी लेती हैं लड़कियां। थंब में भी आ जाती हैं आजकल। थंब में भी आ जाती हैं और एक फिंगर में आजकल फ्रंट बैंड अलग आ रहा है, पीछे का बैंड अलग आ रहा है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू रिंग। बट एक को 8 नहीं बेचनी, 8 को एक बेच देंगे वो ठीक है, बट हमें तो ये है कि हमें बेनिफिट पहुंचाना है। अब मैंने ना फिर मार्केट में गैप्स ढूंढे कि गैप्स कहाँ हैं। तो एक तो मैंने ये आइटम, इन्वेंट्री की आइटम ऐसी पकड़ी कि यार आप देखो, एक कोई भी ज्वेलर है, आप कल्याण, तनिष्क, मालाबार, जो भी नेशनल ज्वेलर्स है, 50 करोड़ से कम इन्वेंट्री में कोई ज्वेलर बन ही नहीं सकता। राइट। अब सोने के भाव 80,000 हो गए तो शायद मेरी रिसर्च में 50 करोड़ था, तो वो 70 हो गया होगा। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद कोई ज्वेलर बने तो वो ROI नहीं निकाल पाएगा 5% की भी, क्योंकि उसको फिर इंटरकेसेस नहीं पता होंगे, गोल्ड का रेट कहाँ से बुक करना है, कहाँ पे कटेगा, क्या मेकिंग लगेगी, कौन कैसे बेवकूफ बना देगा। तो मैंने उन सब ऑपरेशंस को ऑटो पायलट कर दिया। वो बाद में बताता हूँ आपको कैसे किया। बट पहली बात ये है कि मैंने पहले इन्वेंट्री पकड़ी रिंग्स, जो कि लार्जेस्ट सेलिंग आइटम है, तो उसमें डेड इन्वेंट्री का काम ही नहीं है, आपकी रिंग्स बिकी जानी है। दूसरा हमने ये देखा कि आप इजीली ज्वेलर बन सकते हो बिना किसी प्रीवियस नॉलेज के, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी इन्वेस्टमेंट हमने ढूंढी, सिर्फ रिंग्स लगानी है, 1000 एक पीस हम रिंग्स रखेंगे। उस 1000 पीस की आप एक टिकट साइज एवरेज पकड़ लो 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, तो 3-3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे एक ज्वेलरी का स्टोर खुल जाता है। राइट। अब उस ज्वेलरी के स्टोर में क्योंकि हमने इन्वेंट्री ऐसी पकड़ी है जो लार्जेस्ट सेलिंग है, तो हमारी सेल्स उतनी आएंगी जितनी एक नेशनल ज्वेलर के पास आ रही है। तो हम सोच के चलते हैं कि 1 करोड़ के आसपास से 70-80 लाख रुपए के आसपास की सेल आ जाएगी, 15% की ROI है, तो एक आदमी आराम से ग्रोस इनकम 10 लाख रुपए महीने ही कमा रहा है। अब वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम जो है, उसमें से खर्चे वर्चे काट वाट के भी उसके पास लास्ट में, साल के एंड में सारे खर्चे काट के 15 से 20% का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। राइट। तो 1 करोड़ की सेल पे 15 से 20 लाख रुपए आपने कमा लिए। अगर उसकी 4 इन्वेंट्री पे 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी तो 60 लाख रुपए वो कमा के निकलेगा 60 लाख रुपए पहले साल से। आप कोई भी बिजनेस, आप इतने सारे बिजनेसेस को गाइड करते हैं, आप नहीं आता पहले साल से, तो प्रॉफिट ही नहीं आता, पहले साल से प्रॉफिट ही नहीं आता। तो मेरे फादर तो जब शुरू में कहते थे मुझे, तो मुझे समझाते थे तीसरे साल से अगर प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो तुम समझो तुम्हारी मेहनत कामयाब हो गई। हम पहले साल से प्रॉफिट की प्रॉमिस कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लॉस गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, जो आप अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हो, जो हम अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, जिसमें मैं लोगों को ज्वेलर बनाना चाहता हूँ। एम उसमें ये नहीं है कि मुझे अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एम ये है कि मैं कमाऊं और सब कमाएं। बेसिकली अगर किसी को एक रेप्यूटेड बिजनेस, क्योंकि बीइंग अ ज्वेलर इज अ रेप्यूटेड प्रोफेशन, व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब है और बहुत अच्छी है। मतलब आप बोलते हैं मैं ज्वेलर हूं तो सामने वालों लगता है आपको रिस्पेक्ट से देखता है, आप रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि हर आदमी ज्वेलरी का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। एंड इट इज प्रेफरेबल फॉर लेडीज ऑल्सो। जो लेडीज मान लो घर में हैं, हाउस वाइफ्स हैं और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके पास करने को अब ज्यादा मतलब समय बहुत है, तो वो आराम से जाएं, 12 बजे अपनी दुकान खोलें। और दुकान ऑब्वियसली हमने उसको भी ऑटो पायलट कर दिया ना, उनको दुकान खोलनी ना, स्टॉक काउंट करना, इंश्योरेंस, वो आपकी पूरी मैनेजमेंट ऑटो पायलट पे चलेगी। ऑटो पायलट पे वो सब हमारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो हैंड रिटन एक मैनुअल बुक है, आपकी SOPs हैं वो फॉलो होती है। हाँ जी। तो वो मतलब स्टोर ओनर को स्टोर नहीं चलाना, company will be running the store on behalf of the store owner, and store owner will be making profit. So basically it is franchisee owned and company operated. No, it is franchisee owned, franchisee operated. Okay. But because guidelines सारी कंपनी की हैं, तो उनको इंट्रिकेटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। राइट। सो जो जैसे कैलकुलेशंस है उसके लिए सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट है, नेशनल मार्केटिंग का सपोर्ट है, इन्वेंट्री इंटरचेंज का सपोर्ट है कि आपके पास कोई स्टॉक एंड नहीं हो रहा, कैलकुलेशंस का सपोर्ट है, ट्रेनिंग। और जो आपने कहा रिस्क फ्री है, रिस्क जो है वो 2 चीजों का है। हाँ। एक तो है कि भाई मैंने आज स्टॉक अपना, मान लो मैंने आपसे एक फ्रेंचाइजी लिया और मैंने उसमें 3 करोड़ की इन्वेंट्री डाल दी, मतलब वो ज्वेलरी है बेसिकली। राइट। ठीक है। और उसे बेचने में मेरा प्रॉफिट था। राइट। तो मेरे पास एक तो ज्वेलरी पड़ी हुई है जी, ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपके पास ही है, वो तो है ही। राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एक मैं जगह लूंगा, हो सकता है मैं रेंट पे लूं, हो सकता है मेरी आपकी हो सकता है जो रेंट मैंने लिया वो एक अच्छी जगह पे 50,000 रुपए का रेंट जा रहा है, या 2 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड द कंडीशन। ठीक है। अब आप चाहोगे कि भाई किसी रिनाउंड ज्वेलर जहां पर है वहीं पर मेरी शॉप भी हो। यस, ये हमारी एक प्रेफरेबल कंडीशन है, क्योंकि वो क्या होता है मंडी में सब जाते हैं। हाँ, मार्केट प्लेस बन जाता है। हाँ, वही मतलब देसी बात में बोले कि सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं। बिल्कुल। ज्वेलरी की मतलब सराफे बाजार में जो लोग ज्वेलरी लेने जाते हैं, राइट, तो वो एक कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल। तो वहां पर उस हिसाब से एक रेंट का रेट होगा, फिर वहां पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी और जो मेरा जो मेंटेनेंस और जो मेरा खर्चे हैं वो होंगे, वो स्टाफ की सैलरी होगी। हाँ, वो मैं पॉइंट कवर करना रह गया मुझे। हम एज ए कंपनी, एज ए ब्रांड, हम अपने फ्रेंचाइजी को लॉस गारंटी दे रहे हैं। लॉस गारंटी में हम सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी ये कवर करके दे रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द स्टोर हैज नॉट मेड दैट मच ऑफ प्रॉफिट दैट इट कैन कवर द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी ऑफ 12 months, देन कंपनी विल बियर दैट कॉस्ट। ओके, सो योर लॉस इज कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे
मतलब उसे बंद करने की जरूरत नहीं है, उसका नहीं, नहीं। खर्चा ही नहीं होगा। खर्चा ही नहीं होगा। जो खर्चा हो रहा है, अगर वो उतना पैसा नहीं कमा के दे रही है आपको दुकान, तो वो कंपनी खर्चा देगी उसका। अच्छा। तो दिस इज कवर्ड। उसके अलावा हम पहले साल से प्रॉफिट्स आपको अश्योर कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है, लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप कभी ज्वेलर नहीं बन सकते। और देयर आर मेनी अदर यूएसपीज ऑफ द ब्रांड, जो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता बिकॉज वो रिवील हो जाएंगी। वो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो हमारे यूएसपीज हैं। वो धीरे धीरे जब आप इंटरेस्ट में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीजें हैं कि हमारी अंगूठियां अपने आप बिक जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो आप चाहो तो हाउस ऑफ जो रिंग्स इनका ब्रांड है उसके फ्रेंचाइजी के लिए इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो गूगल फॉर्म है आपका वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। राइट। अगर किसी को फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो फॉर्म भर सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे पहली बात तो एक एंट्री बैरियर है कि कम से कम आपके पास 3 करोड़ का बजट होना चाहिए, तभी आप एक ज्वेलर बन सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ ज्वेलर एंड आपके पास बजट है तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं एंड देन यू आपकी जो टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी। बिना किसी हैसल के ही आप ज्वेलर बन सकते हो। मतलब आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपका चाहे गारमेंट्स का बिजनेस है, या आप हाउस वाइफ हो, या आप एक यंग लेडी हो जिसको अपना बिजनेस करना है, एक व्हाइट कॉलर बिजनेस करना है जिसमें कोई इंटीग्रिटीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कोई भी बिजनेस कोई शुरू करता है तो होता क्या है, जो इन्वेंट्री है, ज्वेलरी कैसी इन्वेंट्री है जो डिप्रिशिएटिंग नहीं है। राइट। तो एक साल में गोल्ड का भाव ही 10% बढ़ जाता है एग्जैक्टली एवरेज। एग्जैक्टली। तो अगर आज किसी ने 3 करोड़ की आज इन्वेस्टमेंट डाल भी दी तो उसमें से जो गोल्ड का पार्ट है उसमें तो आपके 10% 12% का एप्रिसिएशन आ ही जाएगा। और आपको पहले ही डिस्काउंट पे ज्वेलरी मिली हुई है। राइट। क्योंकि आप तो प्रॉफिट कमा के बेच रहे थे जी। तो वो जो आप जो भी लोगों को प्रोवाइड कराओगे तो एक बेनिफिट वहां पर है। बेसिकली पॉइंट क्या होता है, जैसे वी आर इनटू रियल एस्टेट, तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमने एक बिल्डिंग बनाई, फ्लोर बेचने हैं, अब फ्लोर नहीं बिके, 6 महीने 8 महीने साल भर नहीं बिके, तो मेरे पैसे तो मेरे पास ही है ना। बिल्कुल ठीक। मेरे पास जमीन तो पड़ी है ना। जमीन आपकी है, जमीन मेरी है, फ्लोर मेरे है, मैं आज निकल तो आपके पास कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। मेरे पास डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मेरा रिस्क नहीं है, मैंने किसी को दे नहीं रखा। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के बिजनेस में तो हो नहीं कि आपकी चीजें खराब हो जाएंगी। कपड़े के बिजनेस में फैशन आउट हो जाता है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें क्या होता है, इवन कोई मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा है, राइट। मैंने आप पहले होलसेल में तो आपको पता है क्रेडिट पे बिजनेसेस होते हैं, क्रेडिट पे होते हैं। तो जो क्रेडिट वाले बिजनेस है वो मुझे समझ ही नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आते। मुझे क्या है, कम पैसे बचे कैश दे दे। उससे अच्छा तो फिर आप एनबीएफसी खोल लो। अगर आपको क्रेडिट पे पैसे देने हैं तो आप कम से कम 15% पे पैसे तो चढ़ेंगे आपके। अगर इतना तो मार्जिन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज दिस इज व्हाट आई सी इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में देखता हूँ। स्टील का आप बात करो, बेरिंग का, पता नहीं कौन कौन से जो ऑटो के पार्ट्स होते हैं उनके बिजनेस का, सो माल तो बिक रहा है, टर्नओवर तो हो रही है, पाइप बिक रहे हैं, चीजें बिक रही है, बट सब क्रेडिट पे बिक रही है। और जो लास्ट में कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो एनबीएफसी वाली प्रॉफिट आता है। सर मैं अगर आपको अपनी पुरानी हैबिट्स बताऊं, या मेरे को जो लगता है 80% ऑफ द बिजनेसमैन जो है वो कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो क्या कमा रहे हैं, एक्चुअल में नहीं करते। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अब हमने जो प्रोसेसेस बनाए हैं उन प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी डेली की प्रॉफिट एंड लॉस की शीट निकाल के जा सकते हो। जब आप अपने शाम को गल्ला बढ़ा के जाओगे घर पे तो आपको पता आज क्या कमाया आपको पता होगा। तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको पता होगा कि आपने क्या इन्वेस्ट कर रखा है, उसके अगेंस्ट में आप डेली क्या कमा रहे हो। ये मैंने जो आपको फिगर्स दिए हैं ये हमने अपने एक्सपीरियंसेस से और रिसर्च से निकाली हैं कि मिनिमम सेल्स तो इतनी आ ही जाएंगी। अब इतनी कंजर्वेटिवली हमने ये फिगर्स लिए हैं। जब आप इससे ज्यादा अचीव करोगे तो आप हो सकता है 25, 30 या 40% भी अचीव कर पाओ। और एक मैं आपको मोटी मोटी फिगर बताता हूँ जो लिसनर्स के लिए एक अच्छी फिगर रहेगी। 3-3.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, 9 साल अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 17 से 20 करोड़ के बीच में हो जाएगी। सो आप अब रेशो तो आप ज्यादा अच्छे कैलकुलेट करते हो। कंपाउंडिंग की पावर बता रहे हो बेसिकली। तो मैं आपको बस नहीं, मैं कंपाउंड नहीं करवा रहा। मेरी स्टिल द इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम इज स्टिल 3 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट आज 3 करोड़ है, बट जो प्रॉफिट कमाया वो उसको आप अलग के हिसाब से आपने 17 करोड़ की फिगर दे दी ना। राइट सर। आज 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप 17 से 20 करोड़ के आदमी 17 से 20 करोड़ रुपए की आपकी नेट एंड आप अपना बिजनेस कर रहे हो। यस, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। यू हैव द प्राइड ऑफ बीइंग अ ज्वेलर, राइट। एंड आपके पास आपका स्टॉक आपके पास है, और जो कंपनी आपकी श्योरिटी दे रही है कि भाई लॉस हम देख रहे हैं, राइट। तो बड़ी बात है। क्योंकि फ्रेंचाइजी लोग बहुत ले लेते हैं, फिर उनका खर्चा निकलता नहीं है, फिर वो 2 साल बाद बंद कर देते हैं, और फ्रेंचाइजी को ब्लेम करते हैं। सो मैं जो स्टोर खुलवा रहा हूँ वो सारे स्टोर मेरे हैं। मतलब मेरे को ये है ही नहीं कि मैं किसी और के स्टोर खुलवा रहा हूँ। बस मेरी तो सिर्फ फंड मैनेजमेंट हो रही है। क्योंकि मैं एक साथ मुझे अगर 100 स्टोर खोलने हैं तो मेरे पास 400 करोड़ रुपए नहीं है। तो मुझे लोग चाहिए जो मेरे पार्टनर बन सके, जिनको मैं एक प्रॉफिट के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहा हूँ कि वो उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अपनी दुकान खोलेंगे और अपना काम करेंगे। बट सक्सेसफुल भी तो काफी हो रहा है। आप ब्लू स्टोन को देख लो, आप कैरेट लेन को देख लो। यस, दे आर ऑल सक्सेसफुल। तो बेसिकली ये सिमिलर ही तो जा रहा है, सिमिलर जा रहे हैं। बट अगेन आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट कि हम जो नेशनल ज्वेलर्स है, जो आपने नाम लिए, इतना सब प्रॉफिट्स के बाद और इतनी सब फिगर्स के बाद भी हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉस्टिंग हाफ ऑफ देयर प्राइस।
उसका रीजन ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी होल्ड है परचेजिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। मतलब एज ए कंपनी वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। मेरा ये विजन है सिर्फ, आपने अभी सारी जर्नी मेरी सुनी, उसमें आपको लगी रहा कि मैं जहां स्क्रैच से स्कूटर की जर्नी से हम लोग मर्सिडीज तक पहुंच गए हैं। तो लाइफ में जो नहीं सोचा था वो भी अटेन कर लिया। इंजीनियरिंग करते हुए भी ना एक ड्रीम होता था कि हम होंडा सिटी लेंगे। इंजीनियरिंग के दौरान की बता रहा हूँ आपको, मतलब 20 साल पहले। तो मुझे भी याद है, मैं जब कॉलेज में था तो ₹1,00,000 की सैलरी बहुत होती थी। हाँ, ₹1,00,000 की सैलरी बहुत होती थी। होंडा सिटी वाज ए ड्रीम कार, और सफारी ले लेते थे तो कोई एसयूवी ले लिया अब हमने। तो उस तरह के ड्रीम्स के बाद जब आप एक मर्सिडीज या कोई अच्छी गाड़ी चला लेते हो, और आप अच्छा बंगला बना लिया आपने, अच्छी आपकी ज्वेलरी की शोरूम बन गया, यू हैव अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। तो जब सब कुछ आपने अचीव कर ही लिया है, अब आपको जो एक्सपेंशन को फीड करने के लिए सिर्फ आपका पैशन ही हो सकता है, पैसा नहीं हो सकता। पैसा एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद आपके अंदर जब फायर इन द बेली जो होती है ना, आगे बढ़ने की, कुछ और करने की, अब तो ये मन करता है कि हम कैसे CSR के थ्रू किसी की एक्टिविटीज ऐसी करें कि हम लोगों को कैसे बेनिफिट दिला सकें, या हम GDP में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, GST और इनकम टैक्स के थ्रू हम गवर्नमेंट को क्या वापस दे सकते हैं। तो अब ना उस तरह की सोच बन गई है कि हम कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। जब मेरे 200 शोरूम्स हो जाएंगे तो एक शोरूम पे आप 10 लोगों की भी टीम लगाओगे तो हम 2,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे। 2,000 लोगों के पीछे 5-5 लोग जोड़ेंगे तो आप 10,000 लोगों की फैमिली को आप फीड कर रहे हो एक तरह से। तो इट इज अ नोबल कॉज, आई थिंक 100%। बिजनेस कोई भी करना नोबल कॉज ही होता है। दिस इज माय आइडिया बिहाइंड। क्योंकि पहले ऐसा था कि बिजनेसमैन को ऐसा समझा जाता था कि इसने बहुत पैसा कमा लिया है तो पता नहीं क्या कर रहा होगा। मतलब मनी वाज एन एविल इन अभी भी माय अर्लियर टाइम्स, है ना, अभी भी ऐसे सोचते हैं। बट मेरे को लगता है यार, पैसा है तो आप उसका भला करो ना लोगों का। आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। गॉड ने आपको कोई स्किल्स दी हैं, कोई टैलेंट दिया है, किस्मत दी है कि आप किसी हाइट तक पहुंच रहे हो। अब उस हाइट पे पहुंच के आप उस पैसे से क्या ही कर लोगे, तो आप उसको स्प्रेड करो। और अगर आप देखोगे, ज्वेलरी सबसे ज्यादा बिकती है आपकी वेडिंग सीजन में, राइट। और इंडिया में वेडिंग का क्रेज एक तो सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया बिल्कुल है। ठीक तो है। लोग जो लाइफ में सोचते थे कि कभी सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि ऐसी वेडिंग करेंगे, मतलब आजकल वैसी वेडिंग हर किसी की हो रही है। हम इतनी वेडिंग्स में जाते हैं, सो हर किसी वेडिंग में हम एक से एक अच्छा देखते हैं, क्योंकि लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाते हैं। और उस वेडिंग के बजट में एक बहुत बड़ा बजट होता है ज्वेलरी का बजट, राइट। क्योंकि माँ बाप कंजर्वेटिव सोच रखते हुए भी अपने बच्चों को ज्वेलरी ही देना चाहते हैं कि यार कुछ नहीं होगा तो ज्वेलरी पहनेगी भी, लड़का भी पहनेगा, और ये चीज जुड़ेगी भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। तो वेडिंग्स तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही बिजनेस की, लेकिन ना इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। एक ज्वेलरी या एक जो लेडीज आउटफिट ब्रांड होते हैं, जैसे बड़े ब्रांड्स हैं लहंगे और साड़ीज के, तो उनके पास ना वेडिंग सीजन वॉज ए बिग सीजन, और उसके अलावा साल भर में मान लो 6 महीने वो लोग लगभग लो सीजन पे रहते थे। अब इसी चीज के लिए मैंने हाउस ऑफ रिंग्स बनाया कि हम साल के 12 महीने हम हाई सीजन पे हैं, क्योंकि रिंग्स एक ऐसी आइटम है जो आपको एंगेजमेंट के लिए भी चाहिए, प्रपोजल के लिए भी चाहिए, प्रॉमिस रिंग भी चाहिए, आपको वेडिंग रिंग भी चाहिए, आपको गिफ्टिंग के लिए चाहिए, एनिवर्सरीज गिफ्ट के लिए चाहिए, मदर फादर के गिफ्ट के लिए, और ऐसे एन नंबर ऑफ ओकेजन्स हैं जिन पे आपको रिंग्स की जरूरत होती है। इट इज ए वेरी वेरी सेलिंग हाई सेलिंग प्रोडक्ट। तो हमने सिर्फ वेडिंग्स को फोकस नहीं किया। होता क्या है, जब एक वेडिंग कस्टमर जब एक शोरूम पे आता है, जैसे मेरे ब्रांड पे भी आता है डेली डायमंड्स पे, तो उसके साथ एक 10 लोगों की फैमिली आती है, उनकी शॉपिंग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो हमारे एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं, एज ए सेल्समैन भी हमारी टीम के एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं, उनकी विजिट्स भी 10-12 होती हैं, तब जाके वेडिंग ज्वेलरी फाइनल होती है। तो एक वेडिंग ज्वेलरी की सेल्स को क्लोज करने के लिए कम से कम 10 से 15 विजिट, और आपका कम से कम बहुत बड़ा स्टॉक, जिसमें गोल्ड, डायमंड, पोल्की, कुंदन, जड़ाऊ और फलाना ढिमकाना, ऐसी 1000 तरह की आइटम्स आपको शो करनी पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, और आपका पेशेंस चाहिए, आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, तब जाके आप एक वेडिंग सेल्स को क्लोज कर पाते हो। और एक रिंग की सेल को क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कस्टमर इज वॉकिंग, उसे पसंद आएगी, खड़े खड़े वो पसंद आएगी ना। जब आपके पास 1000 रिंग्स हैं, दिस इज ए शोरूम ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिंग्स, दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ रिंग्स, राइट। हमारे पास सब तरह की रिंग्स होंगी। आप दुबई चले जाओ, आपको होलो गोल्ड की बहुत लाइट वेट ज्वेलरी मिलती है। आप टर्की जाओगे, आपको फिलीग्री का जाली का काम मिलता है। आप हांगकांग, बैंकॉक जाओगे, डायमंड की बड़ी एक्सक्लूसिव रिंग्स होती हैं। तो ऐसे हमने ना सारे वर्ल्ड की कलेक्शन को इकट्ठा किया है और प्रेजेंट किया हाउस ऑफ रिंग्स में। तो जब आपको इतने सारी जगहों की चीजें एक साथ मिलेंगी, और ड्यू टू माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है मेरी, हर रिंग में वो आपको इंजीनियरिंग की झलक दिखाई देगी। वो इतनी फाइन मेक होगी कि आप हाथ लगाओगे गंदी होगी, इतनी फाइन मेक होगी कि एक भी डायमंड टेढ़ा नहीं होगा, और उसकी क्वालिटी, उसके प्रोपोर्शंस, उसके साइजेस, सब कुछ परफेक्ट होंगे। तो जब इतनी परफेक्ट चीजें एक अफोर्डेबल प्राइस में नेशनल ज्वेलर से आधे रेट में आपको मिल रही है, थ्रू मेनी स्टोर्स,
जिसमें आपका बाइंग एंड सेलिंग इजी है, आपकी रिपेयर्स आसान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, हम वी आर मेकिंग इट एन ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म। तो इस तरह की चीजें जब आपको मिलती है ना, तो आपकी सेल ना होने का कोई पॉइंट नहीं रहता। तो हमने वेडिंग्स को फोकस ना करके हमने राउंड द ईयर वेडिंग्स, नॉन वेडिंग्स, ओकेजनल, गिफ्टिंग, हर तरह की रिंग हमारे यहाँ पे मौजूद होगी। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी जब मेरी शादी हुई थी तो एक मेरी अंगूठी आई जो डायमंड रिंग थी, एक वाइफ के लिए एंगेजमेंट रिंग आई डायमंड रिंग थी। बट अभी ना लैब ग्रोन डायमंड जब से आए हैं जी तो डायमंड की मार्केट तो मेरे को जो दिखता है पिट गई एक तरीके से। तो अब जो रियल डायमंड्स हैं, नेचुरल डायमंड्स हैं, उसमें और लैब ग्रोन की मार्केट में, बिकॉज यू आर इन द मार्केट, राइट, आप उसे बेच रहे हो, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर का डिमांड आ रहा है, तो किस चीज का डिमांड आ रहा है, कहां पर लोग पैसे लगा रहे हैं, ये सब आप लोगों को बता सकते हो। आपने पुष्कर जी बहुत अच्छा टॉपिक टच किया है। दिस इज ए रियली हॉट टॉपिक दीज डेज। अभी हो क्या रहा है, लास्ट 2-3 साल में ना नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों के ही प्राइसेस 50% से डाउन है। जो लैब ग्रोन के प्राइसेस तो 50 की जगह 80% तक डाउन है। जो लैब ग्रोन का डायमंड 4 लाख रुपए का हमने 2 साल पहले बेचा था, वो डायमंड आज लगभग 50,000 रुपए का आ रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट एट 10% ऑफ द कॉस्ट। एग्जाम्पल कितने कैरेट का? एग्जाम्पल आप समझ लो कि अगर कोई 2 कैरेट का डायमंड था और वो रैपोर्ट रेट के हिसाब से 60% डाउन पे मिल रहा था, तो वो लगभग 4-5 लाख रुपए का बैठता था 2 साल पहले। आज वो डायमंड 98% 99% डिस्काउंट पे है और हम 40-50 हजार रुपए का बेच रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो कि आप 99% डिस्काउंट पे डायमंड बेच रहे हो? लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन, ठीक है। सिमिलरली जो नेचुरल डायमंड्स थे वो 35 to 40% डिस्काउंट पे हम लोग बेचते थे। मैं एग्जांपल 2 कैरेट का पीस बोलता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने तनिष्क विजिट किया, राइट। सो वो 2 कैरेट का पीस तकरीबन 25 लाख का दे रहे थे मुझे एक पीस। हाँ बिल्कुल दे रहे होंगे। अब वो नेचुरल डायमंड, वो नेचुरल डायमंड है, बट स्टिल वो भी 2 साल पहले बट मैं क्यों खरीदूं? मतलब एक तो पहली बात तो मेरे पास लैब ग्रोन की चॉइस है जी, ऑल्दो मेरे पास ऑलरेडी है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि मुझे पता है उसकी वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं 4 ज्वेलर पर जाऊंगा तो वो 25 लाख कोट कर रहा है, क्योंकि वो एक ब्रांड वाली बात आ गई। पुष्कर जी यहाँ पे एग्जांपल वो आपके पास कितने का मिलता अगर नेचुरल की बात करूं? अगर नेचुरल डायमंड 25 लाख रुपए का कोई बड़े ज्वेलर के पास है, जो ब्रांडेड ज्वेलर है, तो वो अगर हम अपने शोरूम पे बेच रहे हैं तो हमारे पास वो लगभग आपको आई थिंक 17-18 लाख में मिल जाएगा आराम से। अच्छा, उससे काफी सस्ता मिल हाँ, उससे काफी सस्ता मिल जाएगा, मे बी लेस देन दैट कॉस्ट ऑल्सो। मेरे पास अभी वो प्राइस कैलकुलेटर नहीं है, वन थिंग। सेकेंडली, मैं आपकी लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड्स की जो डिबेट चल रही है ना, उसमें मेरा ये कहना है कि जैसे ब्रांडेड बैग्स होते हैं, देयर आर हाई एंड ब्रांडेड बैग्स एंड देयर आर मीडियोकर ब्रांड्स एंड देयर आर द लोअर कैटेगरी ब्रांड्स। जब इंडिया में जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ लोगों की, देयर इज ए मार्केट फॉर एवरीथिंग। आप हिंदुस्तान में रह के कुछ भी बेच सकते हो, आपको बेचने की कला आनी चाहिए। right. तो मुझे लगता है नेचुरल डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स बोथ आर हियर टू स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम। ना नेचुरल डायमंड पिटने वाला, ना लैब ग्रोन डायमंड पिटने वाला। अभी तो दोनों पिट गए, दोनों के रेट टूट गए। रेट टूट चुके हैं। रेट टूटना एक अलग बात है, बट मार्केट ही खत्म हो जाएगी, कोई पहनेगा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल होता क्या है कि जब आपकी सोल सेटिस्फाई होती है ना, तब आप वो चीज पहनते हो। आपने एक ब्रांडेड वॉच ली, आपने 20 लाख रुपए खर्च किए, तो आपको पता है कि आपको 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद ही शांति मिलेगी, तो आप 20 लाख रुपए खर्च करोगे। अदरवाइज टाइम तो आपको 5,000 की टाइटन भी दिखा रही है। तो सिमिलर गोज विद द डायमंड्स ऑल्सो। जब आप 25 लाख रुपए खर्च करके 2 कैरेट का पीस अपनी वाइफ को गिफ्ट करोगे, तो आपके अंदर आपकी कॉलर्स दोनों ऐसी हो जाएंगी, आपको मजा आएगा, आपकी वाइफ को लगेगा कि हाँ, मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट की है। जब वो 25 लाख के डायमंड की जगह आप उसको 50,000 का डायमंड गिफ्ट करते हो, तो वो प्यार थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। बट वाइफ को तो पता ही नहीं। वाइफ को नहीं पता, बट इवेंचुअली तो पता लग ही जाता है ना। नहीं, कौन बताता है? हाँ, पता तो कोई नहीं लगा सकता विदाउट मशीन्स। कोई लेमैन, कोई ज्वेलर, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट नहीं फर्क बता सकता। यार एक बात बताओ ना, सोचो, आप समझो मेरी बात को। अगर हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन डेटिंग हटा दें, राइट, जो जितनी मैंने स्टडी करी है, राइट, तो अगर सिर्फ कार्बन डेटिंग हटा दें तो नेचुरल डायमंड में और लैब ग्रोन डायमंड में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस, कोई लस्टर में फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी सदा के लिए, ये भी सदा के लिए। जी, बिल्कुल, दोनों सदा के लिए, ये भी सदा के लिए। अगर हम बोले कि भाई ये रियल है और ये नहीं है, तो हाथों में लेकर कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता सकता। उल्टा कोई कहेगा जो पीला है वो नेचुरल है, राइट, क्योंकि वो लोअर क्वालिटी ही यूज होती है बिकॉज ऑफ द प्राइसेस। तो वो यही बोलेगा भैया ये तो थोड़ा पीलापन में यही नेचुरल लग रहा है, तो ये तो ज्यादा शाइन कर रहा है, लस्टर ज्यादा मार रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही महंगा हो जाएगा। बट अगेन ना, मैं यही कहूंगा कि दोनों की मार्केट रहेगी, दोनों के कस्टमर्स रहेंगे, दोनों ही। लैब ग्रोन की डिमांड कैसी रही है पिछले 3 साल? लैब ग्रोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले क्या होता था, लोग मतलब देयर हैज बीन इन द न्यूज़, अमेरिकन डायमंड्स तो पहले भी थे। अमेरिकन डायमंड्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत कम है। मतलब इवन ए स्मॉल स्क्रैच ऑफ वुड
और एक ग्लास विल ब्रेक इट. ओके, अमेरिकन डायमंड इज नॉट अ डायमंड वो एट तो ऑल. शीशा एक तरीके वो शीशा है, शीशा भी नहीं है, इट इज अ प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो उसकी कोई वक्त नहीं है. उसके बाद मोजोनाइट करके एक डायमंड आया था. अब जर्कन के बाद या अमेरिकन डायमंड के बाद मोजोनाइट आया था, तो ऐसे ही न्यूज फैली थी कि अब डायमंड खत्म हो जाएगा बिकॉज मोजोनाइट विल रिप्लेस इट. अब मोजोनाइट उस टाइम पे 50,000 रुपए का, 40,000 का, 30,000 का, 20,000 का ऐसे मिलता था. अब वो मोजोनाइट 150 रुपए का मिलता है. सो उसकी मार्केट बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है. इसी तरह से लैब ग्रोन आया. लैब ग्रोन आए हुए 15 साल हो चुके हैं. अवेयरनेस 3 साल से ज्यादा फेमस अवेयरनेस अब आई है. अब न्यूज की वजह से, या जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने वहां पे गिफ्ट किया जॉन कैनेडी की वाइफ को, क्या नाम है? मुझे क्या पता वाइफ का नाम है. हाँ मैं मतलब वाइफ का नाम नहीं देखता, मुझे आपकी वाइफ का नहीं पता. तो उन्होंने वहां पे गिफ्ट किया, तो उससे एक न्यूज फैली, स्प्रेड हुई, एक अवेयरनेस आई लोगों के मन में, और लोगों को एक अफोर्डेबल सोर्स मिल गया डायमंड्स पहनने का, शौक पूरे करने Right. का. तो लैब ग्रोन की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ी है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगी. वी आर सीइंग द मशरूमिंग ऑफ द लैब ग्रोन स्टोर्स. इंडिविजुअल स्टोर्स खुल रहे हैं लैब ग्रोन के. इवन वी आर ऑफरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स इन आवर ब्रांड हाउस ऑफ रिंग्स. उसमें हमारा 50% जो स्टॉक है वो लैब ग्रोन का है, एंड 50% स्टॉक इज क्योंकि नेचुरल डिमांड उसकी है. यस. और सस्ता बहुत है ना. सस्ता बहुत है, बिकता है. अब कौन कौन 10 लाख रुपए खर्च करेगा जो चीज 20,000 की मिल सकती है. राइट. एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है, आज वो बोलेगा मैंने Valentine's Day है, डायमंड दिया था, तो वो एक केक और बुके और एक छोटा सा आरती से गिफ्ट लेता है, तो उसका 15,000 का बिल हो जाता है. तो जब रियल रिंग उतने में वो गोल्ड तो रियल ही है ना उसमें. गोल्ड तो रियल है. और डायमंड्स भी जो उसमें लगे हुए हैं वो एज गुड एज रियल है. दे आर देयर टू स्टे एट लॉन्गर टाइम. Nobody can tell. Nobody can tell. जब आप सोलिटेयर्स को इवन फ्रॉम ए 10x मैग्निफिकेशन या 40x मैग्निफिकेशन पे भी आप देख के जज नहीं कर सकते कि रियल है या लैब ग्रोन है. तो देयर इज नो But पॉइंट. आपके पास तो मशीन होगी ना आपके स्टोर पे की वो चेक कर देगी. ये दिस इज आवर इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव. हाउस ऑफ रिंग्स में हमारे हर स्टोर पे एक मशीन लगी होगी जिसमें हम ये उनको अपनी आंखों से देख के कस्टमर बाय कर सकता है कि दे आर बाइंग ए नेचुरल डायमंड और ए लैब ग्रोन डायमंड. होता वो हमने क्यों किया? देयर आर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी एजेंसीज और मे बी सम ज्वेलर्स आर गिविंग देयर ओन जीआईए के सर्टिफिकेट. अलावा तो कोई सर्टिफिकेट देखता भी नहीं है डायमंड में आजकल. नहीं, स्टिल देयर आर सम एजेंसीज जिनके सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं, आईजीआई वगैरह तो मान आईजीआई लेते वैलिड हैं है, राइट. लेकिन होता क्या है कि अब इंस्टीट्यूट तो ये सही हैं, ट्रू हैं, बट देयर आर फेक्स अवेलेबल इन द मार्केट ना. मतलब कार्ड ही तो बना के देना है. कार्ड ही तो बनाना है. वो कार्ड 50 रुपए की कॉस्ट में बनता है, लोग प्रिंटर अपने घर पे लगा लेते हैं, सेम आईजीआई का कार्ड कॉपी करके बना देते हैं. अब हमने ये सोचा कि हम अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करें. हमें गलत काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि हम जिस विजन से बिजनेस को बना रहे हैं, जिस अपब्रिंगिंग से हम लोग आ रहे हैं, तो हमें ट्रुथ में बिलीव है, एंड ट्रुथ विल ओनली नहीं, आप लोगों को जो भी दो क्लियरली बोल के दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं. सो वी आर सेलिंग बोथ द आइटम्स. हाँ. देयर इज नो अदर ज्वेलर हु इज सेलिंग. आप कोई भी नेशनल ज्वेलर का नाम ले लो, कोई भी आदमी लैब ग्रोन डायमंड नहीं बेच रहा, और जो नेशनल ज्वेलर लैब ग्रोन बेच रहा है वो रियल नहीं बेच रहा. हमारे पास दोनों ही अवेलेबिलिटी रहेंगी. आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिसमें आपका पार्टनर खुश हो रहा है कि हाँ मुझे नेचुरल चाहिए या मुझे लैब ग्रोन चाहिए. अब क्या होता है ना, इमोशंस की बात है सारी. ज्वेलरी इज एन इमोशन, इट इज नॉट ए कमोडिटी. तो अब मेरे पास कल एक क्लाइंट था. उस क्लाइंट ने मुझसे एक 2 कैरेट 3 सेंट का जीआईए सर्टिफाइड ई कलर का पीस खरीदा. अब उसने 15-16 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. अब वो इन्वेस्टमेंट उसने करी इसलिए क्योंकि उसके इमोशंस उस रिंग के साथ ही जुड़े हुए हैं. दिस इज देयर प्रपोजल रिंग, एंड द गर्ल एंड द बॉय बोथ आर ट्रैवलिंग टू पेरिस फॉर दिस प्रपोजल. सो when they are investing to go to Paris and for a moment, वो मोमेंट उनको क्रिएट करना है. अब उस मोमेंट में जो वो रिंग पहना रहे हैं, अब उसके साथ वो लोग, ठीक है वो रिंग 50,000 में भी बन सकती थी एक लैब ग्रोन डायमंड के साथ, बट उन्होंने उसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी क्रिएट की है. राइट. बट मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है. राइट. वो 15 लाख रुपए की अगर वही डायमंड है, चलो आपको वापस करेगा तो आपका तो क्या बायबैक पॉलिसी होती होगी. हाँ, बायबैक पॉलिसी, और वो कहीं पे भी वापस कर सकता है. इट्स नॉट एट अस ओनली, इट इज एग्जांपल 1 साल के बाद बायबैक, मतलब कोई वापस करता है जी, तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना है डायमंड? नहीं, जो सर्टिफाइड डायमंड्स होते हैं उनमें कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता. अच्छा. दे आर बॉट एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस. जैसे गोल्ड आपका 22 साल होता है, तो डेप्रिसिएशन तो हो सकता है ना, हो सकता है कल को मार्केट प्राइस ही कम हो जाए ना. वो तो गोल्ड का भी हो सकता है. दैट कैन हैपन विद एनीथिंग. बट मेरे को डायमंड में वो चीज थोड़ी सी लग रही है जब से लैब ग्रोन आया है, तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वी हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन डायमंड्स नाउ. सी, बहुत सारे लोगों ने डायमंड खरीदने बंद कर दिए हैं. पिछले 1 साल में हमारे पास इंक्वायरीज जो है वो 25% तक ही रह गई हैं. बहुत ज्यादा कम हो गई हैं. बट मुझे ये लगता है कि प्राइसेस इतने डाउन हो चुके हैं. जैसे आप कोई भी कमोडिटी उठाएंगे, गोल्ड है, स्टॉक्स हैं, सबके ग्राफ्स ऐसे मूव करते हैं. कोई भी ना तो सीधा कटता है ना सीधा बढ़ता है. तो ऐसे ही ग्राफ्स मूव कर करके डायमंड का पिछले 5 साल से नीचे गिर रहा है. हाँ, नीचे गिर रहा है. 5 साल से नहीं कह सकते हम, 2-2.5 साल से, जब से लैब ग्रोन ज्यादा हुआ है. 3 साल से तो 3 साल से तो हाँ कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है. लेकिन वो नीचे गिरने की भी कोई लिमिट है. अब वो कोस्ट प्राइस से भी जब नीचे चला जाएगा तो ऊपर तो बढ़ेगा ही ना कभी ना कभी.
So- कॉस्ट आपकी माइनिंग कंपनी की कॉस्ट कह रहे हो, आपकी कॉस्ट? सर हमारी कॉस्ट कह रहे हैं हम नहीं, आप तो परचेज करोगे सस्ते में कल को, फिर और उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ तो इट इज तो ट्रेडिंग फॉर अस ओनली ना, ट्रेडिंग फॉर यू, हाँ, बट एक्चुअल द कॉस्ट इज ऑफ द माइनिंग कंपनी। माइनिंग क्योंकि माइनिंग में ही पैसा नहीं बच रहा, राइट, तो माइनिंग ही बंद हो जाएगी। माइनिंग ही बंद हो जाएगी। अगर माइनिंग कम हो जाएगी तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी और फिर डिमांड राइज कर जाएगी, राइट, तो वो नीचे से बाउंस बैक वो देख लेंगे, हम बता देंगे हैमर कब बन रहा है उसके वो chart आपने पे। टेक्निकली समझा दिया, मैं उसको टेक्निकली नहीं समझा पा रहा, बट होना यही है। हाँ मतलब ठीक है, मैं मतलब स्टिल वी हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग, या सो व्हाटएवर वी हैव इट्स ओके, वी आर नॉट सेलिंग इट बिकॉज़ दे आर नेचुरल। दे आर नेचुरल हाँ, डायमंड, दे आर so- देयर टू स्टे फॉर द लाइफ। हाँ तो वो ठीक है, बट लैब ग्रोन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज सेम लस्टर, क्योंकि अल्टीमेटली ज्वेलरी का यूज क्या होता है, ज्वेलरी इज एन इन्वेस्टमेंट, बट अगर कोई चीज मैं 15 लाख की 50,000 में खरीद रहा हूँ, तो अगर 15 लाख रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो 2-3 Definitely. महीने का ब्याज है मेरा, जो बिल्कुल, बिल्कुल। 2 महीने के ब्याज में मुझे आज वो डायमंड मिल रहा है, बिल्कुल ठीक तो है, 15 लाख अपने पास ही रखो और उसको इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, हाँ वो तो हम सिखाते हैं खैर, तभी मैं आपके साथ वो गोल्ड में भी कर लो यार, गोल्ड में भी कर गोल्ड में कर लो, 10% तो वही आ जाएगा। बिल्कुल, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट चॉइस। See, point is this, it's not just about stock market because I have a diversified portfolio. Right. मतलब करते करते तो गोल्ड सिल्वर ये करते Real करते ये भी, estate. हाँ मैं तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूँ, इसका भी एक मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है, अरे वाह, वेरी नाइस। सो वो हेजिंग के लिए बहुत तगड़ा है, जी, क्योंकि मार्केट नीचे जाती है मेरा कुछ लॉस नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हिलते भी नहीं वो है, नहीं और हिलते। उल्टा मैं री इन्वेस्ट करता हूँ चीजों यस में, यस यस यस। तो वो एक तरीका अच्छा है, And बट gold, मुझे I think is considered to be the safest haven investment also ना, it is a हाँ, very old proverb। जब से लोगों को हिस्ट्री पता तब से तो गोल्ड ने अप्रिशिएट किया, कोई कहीं भी कोई भी छोटा मोटा वॉर हो जाए, एक मिसाइल कोई गिरा दे किसी के ऊपर, गोल्ड ने भागना है। गोल्ड शूट अप हो जाता है। तो ये तो प्रूवन फैक्ट है कि अगर अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड विल राइज, तो गोल्ड इज देयर टू स्टे। मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरी दुनिया में कितना गोल्ड है, तो अगर हम 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल ले लें और उसमें पानी की जगह गोल्ड को पिघला के डाल दें, तो पूरी दुनिया में सिर्फ इतना ही गोल्ड है। तो पूरी दुनिया का गोल्ड सिर्फ इतना है कि सिर्फ 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकते हैं, इससे ज्यादा गोल्ड नहीं है पूरी दुनिया में। सो इट इज नॉट एन अनलिमिटेड एसेट ना। तो और मैं एक जगह और देख रहा था कि अगर पूरी दुनिया के सारे ह्यूमंस को एक मिक्सी में डाल दो और उनकी एक मीट बॉल टाइप बन जाए, राइट, तो पूरी दुनिया में अभी इंसान कितने हैं, वो हाफ अ माइल जाएगी बॉल, बस डायमीटर बस हाफ अ माइल होगा। तो जब आपको पिचका देंगे मिक्सी में तो इतने से रह जाएंगे, राइट, थैले में आ जाओगे, वो आजकल फ्रिज में डाल देते हैं लोग। राइट राइट, बिल्कुल। तो एनीवेज पॉइंट इज दिस कि मुझे वो वाला पॉइंट अच्छा लगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास अपनी इन्वेंट्री है, आप अपने बिजनेस के मालिक हो और उसमें लॉस आप कवर कर रहे हो, तो एज बिजनेस का लॉस हट गया, तो कई सारे लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं उस चीज से हट गए, बट एक लॉस और होता है, वो लॉस है मेरे पास इन्वेंट्री तो है, राइट, बट चोरी हो गई, तो आपकी कभी कोई चोरी हुई है कभी ऐसा? क्योंकि ज्वेलर के साथ चोरी होती है, बिल्कुल हो जाती है, छोटी मोटी शॉपलिफ्टिंग्स तो यदा कदा होती रहती हैं, उसमें कई बार अपना स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है और कई बार कस्टमर भी आपके यहाँ पे शॉपलिफ्टिंग कर लेते हैं। बड़ी चोरी भी आपके यहाँ पे हो सकती है, जैसे मेरे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमने लगभग 2.5-3 करोड़ की बड़ी थेफ्ट को हमने बेयर किया। अब हमने क्या करा, लास्ट 20 ईयर से जब से मैं बिजनेस में हूँ। कौन से शोरूम में चोरी हुई थी आपके? मेरे इनिशियल फर्स्ट शोरूम में चोरी हुई थी, जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था रोहिणी में 2004 में। उसमें हमारे यहाँ पे एक थेफ्ट हो गया, बड़ा थेफ्ट था वो, लगभग 3 करोड़ रुपए का सामान हमारा चोरी हो गया। अब हमने अपने सारे ही सामान को टोटली कवर कर रखा है इंश्योरेंस के थ्रू। वो इंश्योरेंस कितना कॉस्ट करता है? वो इंश्योरेंस बहुत बेसिक कॉस्ट करता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए ईयरली। तो उसका प्रीमियम हम 20 साल से दे ही रहे थे, तो वो उसने हमें बहुत हेल्प की। हमारी जितनी भी चोरी थी, हमारे यहाँ पे सर्वेयर डिप्यूट किया गया, पुलिस आई, क्राइम ब्रांच के लोग इन्वॉल्व थे, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ सर्वे किया। हमारे भी इंटरव्यूज हुए, स्टाफ के इंटरव्यूज हुए, इंटेरोगेशन हुई, और उन सब इंटेरोगेशन के बाद 1.5 साल के बाद जब ये प्रूव हो गया कि दिस इज ए जेन्युइन द केस, सारा केस जो है जेन्युइन था और सब कुछ एक्चुअल है, फिगर्स एक्चुअल हैं, सब करने के बाद उन्होंने हमें पूरा क्लेम दे दिया, पूरे पैसे आपके? हाँ, कुछ 5-6% का एक फाइल चार्जेस का डिप्रिसिएशन था, उसके अलावा हमें पूरे पैसे मिले। या तो हम ये फैसिलिटी भी अपने इन्वेस्टर्स को और फ्रेंचाइजीज को दे रहे हैं कि उनका सारा सामान कवर्ड होगा। वो आप कवर करोगे? उसका प्रीमियम कौन देगा? उसका प्रीमियम फ्रेंचाइजी देगा, बट उसका ये रिस्क चला गया कि भाई मेरी दुकान है, आज की डेट में किसी ने मतलब मुजफ्फरनगर में या मेरठ में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली, और वहां पर अगर एक 3 करोड़ की इन्वेंट्री डाल दी तो वो 100% कवर्ड है। तो चाहे शटर बंद करके ना भी, नहीं, शटर तो बंद करना पड़ेगा, बट शटर बंद करने के बाद इट इज कवर्ड, और जब शटर खुला है ड्यूरिंग द डे आल्सो इट इज कवर्ड। इट इज कवर्ड कि कोई आके गन पॉइंट पे भी अगर कोई रॉबरी कर रहा है तो इट इज कवर्ड। इट इज कवर्ड मतलब अगर वो, क्योंकि ज्वेलरी में बहुत बड़ी चीज होती है, इवन जो कोरियर से सामान आ रहा जा रहा है वो भी कवर्ड होता है, आपका एम्प्लॉय लेके कुछ भाग जाता है वो भी कवर्ड होता है, कोई कारीगर से गलती हो जाती है वो भी कवर्ड होता है, आप खुद अपना बैग लेके कहीं जा रहे हो और आपके बैग में कट मार के किसी ने सामान निकाल लिया वो भी कवर्ड होता है। सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इतना एक्सपीरियंस है यार, ऑब्वियसली मैं जब वो लोगों को फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा ना।
तो मेरा बहुत टाइम से ये, क्योंकि इंश्योरेंस इज द मेजर थिंग ना, बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नो ज्वेलर कैन सर्वाइव विदाउट द इंश्योरेंस। क्योंकि वो बहुत, क्योंकि किसी की हो सकता है वो लाइफ की पूंजी हो सर, वो तो तलवार की नोक पे चल रहे हो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस तो डे वन पर लेना ही लेना। पहले सर गाड़ी की तरह है, गाड़ी बाहर तभी जाएगी जब इंश्योरेंस हो जाएगा। तो शोरूम की ओपनिंग तब होगी जब इंश्योर्ड होगा वो। इंश्योर्ड, यस। तो इससे तो मतलब आपने एक तरीके से काफी हद तक रिस्क फ्री हो गए। बिल्कुल रिस्क फ्री है सर। आप आज एक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेते हो कोई भी अच्छे ब्रांड की, तो आपने 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैसे ही हो जाती है जब एक बड़ा रेस्टोरेंट आप खोलते हो। उस इन्वेस्टमेंट में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, सारा पैसा आपके इंटीरियर्स में लग जाता है, और कुछ मशीन्स आती हैं, कॉफी मशीन, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स और कुकिंग टॉप्स और ये सब चीजें, जिनकी आप समझो अगर आप 3 साल बाद उसको बंद करते हो तो आपके हाथ में 3 करोड़ के 1 करोड़ भी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलेगा। राइट, आपका ये प्रूवन फैक्ट है। आप किसी भी चीज की, कपड़ों की फ्रेंचाइजी ले लो, आप खाने की ले लो, आप शूज की ले लो, आपको मतलब सब जो है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, दे आर नॉट एसेट्स इवन। गोल्ड और डायमंड्स की इन्वेस्टमेंट इज ए एप्रिशिएटिंग एसेट। हम अपने क्लाइंट्स को और अपने फ्रेंचाइजी को गोल्ड के साथ साथ डायमंड पे भी अप्रिशिएशन दे रहे हैं। ओके, सो वी आर मेकिंग एन इक्वेशन जिसमें हम हर साल, जैसे तनिष्क ने ये बात शुरू की थी, हम अपने ब्रांड में भी डायमंड्स पे अप्रिशिएशन देंगे क्लाइंट्स को एंड कंज्यूमर को भी मिलेगा, और ऑब्वियसली फिर फ्रेंचाइजी को भी मिलेगा। तो मेरे यार अप्रिशिएट कर रहे हैं डायमंड। हाँ, आपके डायमंड्स अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल। मतलब जितने मैंने आपसे लिए तो बिल्कुल कर रहे हैं। आप कभी भी उनको ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज जो दूसरी। अच्छा, मैं डायमंड देके गोल्ड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? फिर तो मजा आ गया यार। फिर तो आपने इन्वेस्ट किया है। देखिए, आप जब भी आप ज्वेलरी खरीदता है, क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, ज्वेलर क्या कहता है, डायमंड दिया, डायमंड ही लेना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है। आप हमारे हाउस ऑफ रिंग्स के शोरूम से कोई भी सामान आप ले सकते हैं उसके एक्सचेंज में। देयर आर पॉलिसीज रिटन। मैं गोल्ड कॉइन ले सकता हूँ? गोल्ड कॉइन्स हमारे स्टोर पे अवेलेबल नहीं है अभी। दिल्ली डायमंड से तो ले सकता हूँ। दिल्ली डायमंड से आप कभी, मैं तो दिल्ली डायमंड से सामान हाँ, आप दिल्ली डायमंड से कभी भी ले सकते हैं। नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो यार देखो, एज एन इन्वेस्टर तो देखना ही है ना। जी बिल्कुल। तो फिर मैं इस चीज से बेफिक्र हो गया कि मार्केट में कोई भी रेट जा रहा है, मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है उस पे आप एप्रिसिएशन दे रहे हो। लगभग कितने % का एप्रिसिएशन साल का? 5% का हम एप्रिशिएट कर रहे हैं। 5 ही दे दो, मर तो नहीं रहा, एफडी तो रखी है। तो ऐसा हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। राइट, नहीं काफी अच्छा है यार, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है बात करते हुए। सो इट इज आवर फर्स्ट टॉक। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को ज्वेलरी में या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इंटरेस्ट होगा, उन्हें बहुत मजा आया होगा आज के इस पॉडकास्ट में। सो आई होप आपको आज इस एपिसोड से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक रियल एंटरप्रेन्योर की जर्नी बताई है, एंड ही इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, आपको फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है, तो जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके एक सिंपली गूगल फॉर्म भर सकते हैं, एंड जो हाउस ऑफ रिंग्स की जो टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। एंड इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों तक भी इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, पॉडकास्ट के लिए हमने एक अलग से चैनल शुरू किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप मेन चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो ये डिफरेंट चैनल है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर। इनफैक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। See you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.